Today for class 10th CBSE main book first flight and the chapter the black aeroplane. The black aeroplane. The black aeroplane. This chapter has been done by Frederick Forsyth. ये जो चैप्टर है वो फ्रेडरिक फॉर्सिथ के द्वारा कंप्लीट किया गया है और इसमें फ्रेडरिक फॉर्सिथ इस कहानी में जो कुछ भी आपको दिए हैं वो सब कुछ बड़े ही इजी वे से आपको आपके सामने रखा जाएगा। आप इस कहानी से बहुत कुछ सीखेंगे अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। तो अभी हम लोग सबसे पहले सीखते हैं या जानते हैं, थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि फ्रेडरिक फॉर्सिथ है कौन। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो है वो आपको रहने वाले हैं इंग्लैंड के। कहाँ इनका जन्म हुआ था? फ्रेडरिक फॉर्सिथ इज़ फ्रॉम इंग्लैंड। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था और इनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो स्पेन में हुआ था। He was educated in Spain। रहने वाले इंग्लैंड के, शिक्षा दीक्षा स्पेन में हुई और जब ये पढ़ लिख कर अपनी पढ़ाई पूरा कर लिए, when he completed his graduation, he became the pilot of jet fighter. It means he joined army. After finishing his education, he became a pilot. He became a pilot of fighter plane। ये पायलट बन गए, है ना। और कुछ दिन तक ये पायलट का काम किए और फिर उसे हवाई जहाज़ उड़ाए, युद्धक विमान को उड़ाए और फिर उसके बाद उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया और वो जर्नलिस्ट बन गए। ही बिकेम जर्नलिस्ट of the BBC, ठीक है ना। तो ये जर्नलिस्ट भी बन गए BBC का। और इनका पायलट बनना और जर्नलिस्ट बनना, ये दोनों का इन्होंने लाभ उठाया है अपने जीवन में और उन्होंने अपने जीवन की एक सच्ची घटना को इन्होंने बयां भी किया है। Frederick Forsyth has written the story when he faced the challenge in his opposite situation in life when he was flying his old Dakota from France to England। और इस कहानी में उन्होंने जो बातें कही है वो हम सबों के लिए बहुत ही मोटिवेशनल है एंड फुल ऑफ लेसन, शिक्षाप्रद भी है। तो आइए हम लोग इस लेखक के बारे में, फ्रेडरिक फॉर्सिथ के बारे में, जहाँ ये छोटी मोटी जानकारियाँ हम लोगों ने हासिल किया, उनके इस जीवन का इस कहानी में जो उपयोगिता है, जो लाभ है, वो हम लोग को सीखने को मिलता है। और इस प्रकार से अभी हम लोग जहाँ लेखक के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, वहीं अब हम लोग कहानी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे और फिर इस कहानी के अंदर आए हुए जितने भी टर्निंग पॉइंट है, जितने भी मोड़ है जो राइटर ने रखा है, उसको हम लोग बड़ी ही बारीकी से और इजी वे से हम लोग सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये द ब्लैक एरोप्लेन है, यह कहानी है
दिस इज ए स्टोरी, दिस इज अ स्टोरी, दिस इज ए स्टोरी ऑफ मिस्ट्री, मिस्ट्री एंड मिराकल, मिस्ट्री एंड मिराकल। ठीक है ना। ये कहानी है रहस्य से भरा हुआ और चमत्कार, है ना, रहस्य और चमत्कार। आपको मालूम है कि ये रहस्य इस कहानी में क्या है, आपको मालूम है कि इस कहानी में जो रहस्य भरा हुआ है उसके बाद उसमें जो मिराकल होता है, चमत्कार होता है, वो क्या है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इन्होंने ये ब्लैक वर्ड जो यूज़ किया है, ये जितने भी आपको मिस्ट्री वाले घटनाएं होती हैं उसमें ये देखने को मिलता है। जो भी जादूगर होते हैं वो उनके कपड़े होता है वो जो ढकते हैं या अपना जो मिराकल दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, उसमें ब्लैक कलर का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो इन्होंने मिस्ट्री और ये ब्लैक कलर आप देखेंगे, ये आपका जो है ये मिस्ट्री है ना, और ये जो है आपका ये मिराकल, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये मिस्ट्री एंड मिराकल इज़ रिलेटेड टू हियर ब्लैक कलर। तो हम इस सबसे पहले इस कहानी में इस कलर का और इन दोनों वर्ड का जो कम्बाइनेशन है, जो इसका यूसेस है, उस चीज़ को हम देखते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे इस कहानी में मिस्ट्री तो है ही और मिराकल भी है, और ये मिस्ट्री और मिराकल जो रिलेटेड है वो इस ब्लैक कलर से है, और ये ब्लैक कलर एरोप्लेन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से हमने ये आपको हेडिंग में दिखाया। फिर इसके बाद हम चलते हैं आपको कुछ और बात बताने कि दिस स्टोरी इज बेस्ड ऑन, दिस स्टोरी इज बेस्ड, BASED, based on, this story is based on reality, reality, reality। ये कहानी जो है वो सच्ची घटना पर आधारित है, क्लियर ना। और ये रियलिटी के साथ साथ वेरी इंटरेस्टिंग भी है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये कहानी बहुत ही रोचकमय भी है, क्लियर है। और अभी हम लोग ये जानेंगे कि यह कहानी कैसे रियलिटी आधारित है और यह कहानी कैसे वेरी इंटरेस्टिंग है। तो इस कहानी में इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि उन्होंने इस ढंग से कहानी को लिखा है, या इस कहानी में इतने टर्निंग पॉइंट्स दिया है जिसमें रीडर्स को क्यूरियोसिटी बढ़ता है, उत्सुकता बढ़ती है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस घटना के बाद अब क्या होने वाला है। तो राइटर ने बखूबी अपने राइटिंग स्किल का प्रयोग किया है और ही इज़ ए वेरी गुड नरेटर। उन्होंने काफ़ी अच्छे स्किल का प्रयोग किया है जिससे रीडर्स के अंदर, पाठक के अंदर जो है वो क्यूरियोसिटी हमेशा बना रहता है। तो इस सेंस में ये इंटरेस्टिंग है। और रियलिटी इसलिए है कि राइटर जो है खुद एक फाइटर प्लेन का पायलट है और उसके जीवन में जो एक सरप्राइजिंग इवेंट, एक आश्चर्यजनक घटना जो घटती है, उसी घटना का जिक्र राइटर जो है इस कहानी में करता है। तो इस प्रकार से अभी हम यह कह सकते हैं कि सचमुच में यह कहानी जो है रियलिटी आधारित है और इस कहानी में बहुत ही सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं जिसे हम शुरू से लेकर आखिरी तक, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, एज ए रीडर वी फाइंड दैट देयर आर सो मैनी क्यूरियोसिटी राइज्ड इन रीडर्स। तो इस तरह से अभी हम लोगों ने इस कहानी के कुछ महत्वपूर्ण बातें भी देखे और इसी के साथ ही अभी हम लोग इस कहानी में और भी कुछ जो देखेंगे वो काफ़ी सुंदर होगा, काफ़ी सीखने योग्य होगा और समझने योग्य भी होगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी भी होगा। तो इस कहानी का जो मेन थीम है, मेन थीम वो देखते हैं। मेन थीम, इस कहानी का जो मेन थीम है उस पर थोड़ी सी हम लोग गौर करते हैं या थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। ये कहानी जो है इस कहानी का जो मेन थीम है, आदमी ज़िंदगी में जितने रिस्क उठाता है, अगर आदमी ज़िंदगी में रिस्क उठाता है तभी वह आदमी अपनी ज़िंदगी में मंजिल को प्राप्त करता है। यही चीज़ है।
अंग्रेजी में कहावत भी है जिसे हम लोग चारों तरफ कहते हुए सुनते भी हैं, नो रिस्क नो लाइफ, सॉरी नो रिस्क नो गेन। यानी कि अगर जीवन में लाभ उठाना है तो रिस्क भी उठाना पड़ेगा। तो पायलट जो यहाँ फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो है वो जीवन में रिस्क उठाया है, तभी जाकर वो अपने मंजिल को पाया है। और इसमें ये भी दिखाया गया है, जैसे हम कह सकते हैं कि नो रिस्क नो गेन, नो गेन। ये कहानी के सेंटर में हमको देखने को मिलता है। इस कहानी का केंद्र बिंदु जो है वो है। तो रिस्क क्या है? विपरीत परिस्थितियों में, इन अपोजिट सिचुएशन व्हेन वी आर फेसिंग चैलेंज, एंड दिस इज कॉल्ड रिस्क। जीवन में विपरीत परिस्थितियों में जब हम चुनौतियों का सामना करते हैं तो उसे ही हम रिस्क कहते हैं। और जब हम उसका सामना करते हैं पूरे हिम्मत से, पूरे दिलो जान से जब हम उसका सामना करते हैं तो हमें अंततः मंजिल प्राप्त हो ही जाती है। यहाँ मंजिल प्राप्त होना वही तो गेन है, वही क्या है? गेन है। तो इस पूरे कहानी में ये एक मेन थीम है और इसे हम अपने सामाजिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में आए दिन देखते भी रहते हैं कि बहुत सारे लोग सामान्य स्तर के थे, वो बड़ी ऊंचाइयों पर चले गए, और कुछ लोग जो विभिन्न परिस्थितियों का सामना किए, जीवन में विपरीत परिस्थितियों में जो चुनौतियों का सामना किए, वो बड़े मुकाम भी हासिल किए हैं। और ऐसा ही फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने भी ऐसे ही दौर से गुजरा है और अपने जीवन के अनुभव को हमसे शेयर किया है, ताकि हम लोग भी कुछ सीखें और अपने को अच्छा करें। और इसी के साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जहाँ नो रिस्क नो गेन की बात है, वहाँ पर एक और चीज़ है कि रिस्क उठाते कौन है? रिस्क जीवन में उठाते कौन है और उन्हें क्या मिलता है? तो जब भी कोई व्यक्ति लाइफ में रिस्क उठाता है तो उसे हम कहते हैं कि वो सुपर नेचुरल पावर, एक फर्स्ट में हम कह सकते हैं कि सुपर नेचुरल पावर, इसकी चर्चा हम अक्सर देखते हैं। यानी कि दैवीय शक्ति। अगर कोई व्यक्ति अपोजिट सिचुएशन में चैलेंज के सामना करता है और वो सफल हो जाता है, तो लोगों को अक्सर ऐसे कहते हुए भी हम लोग सुनते हैं कि कोई दैवीय शक्ति उसकी मदद किया है। ऐसी ही दैवीय शक्ति को अंग्रेज़ी में हम लोग सुपर नेचुरल पावर के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो है, इस ब्लैक एरोप्लेन में जब विपरीत परिस्थितियों में, इन अपोजिट सिचुएशन में जब वो डिफ़िकल्ट चैलेंज का सामना करता है और उसे मंजिल अपनी मिल ही जाती है अंततः, तो लोग उसे कहते हैं कि ज़रूर उसके साथ कोई सुपर नेचुरल पावर हेल्प कर रहा था। तो इस कहानी के बीच में मेन थीम जो है हम ऐसे भी देखते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में जो विभिन्न परिस्थितियों का जो सामना करते हैं और अंततः उन्हें मंजिल मिल जाती है, तो ऐसा भी कहते हुए लोगों को सुने हैं कि ज़रूर उसके पास कोई सिक्स्थ सेंस था। क्या था? सिक्स्थ सेंस। उसके पास ज़रूर कोई छठी ज्ञान इंद्रियां थी जो दूर से ही उसे दिखाई पड़ गया। तो हमारे पास तो फाइव सेंसेस हैं, लेकिन सिक्स सेंस मिलता किसको है? ये छठी ज्ञान इंद्रियां उसे ही मिलती है जो विपरीत परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करता है। और ये अक्सर सुना गया है कि सिक्स सेंस जनरल लोगों के पास नहीं होता है। तो यहाँ फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो है, वो जब प्लेन उड़ा रहे थे और उनके जीवन में जो विपरीत परिस्थितियाँ आई, जो जिन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, तो उन्हें सफलता जब मिलती है तो वो कहते हैं लोग कि ज़रूर उसके पास सिक्स्थ सेंस था। ऐसा भी तो इस कहानी के बीच में जो ये फर्स्ट पॉइंट मिला सुपर नेचुरल पावर, दूसरी बात आई सुनने को सिक्स्थ सेंस, और तीसरी बात ये भी कहते हुए लोगों को हम सुन सकते हैं, ऐसे लोगों को, कि उसका विल पावर बहुत मजबूत था। आयरन विल
विल पावर, मजबूत इच्छा शक्ति, ठीक है ना। तो जीवन में कठिन परिस्थितियों में चुनौतियों का सामना करने के बाद अगर किसी व्यक्ति को उनका अपना मंजिल मिल जाता है तो लोगों को अक्सर कहते हुए हम ये भी सुनते हैं कि उसका जो विल पावर था वो आयरन की तरह था, बहुत ही मजबूत इच्छा शक्ति थी। तो राइटर ने इस कहानी में इन 3 बिंदुओं को भी अपने माध्यम से रखा है और यही इस कहानी का मूल मंत्र भी है। विपरीत परिस्थितियों में हम जब चुनौतियों का सामना करें तो पूरे डट कर, डिटर्मिनेशन, विथ ए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, हियर आई मीन टू से दैट आयरन विल पावर, वी मस्ट हैव आयरन विल पावर, वी मस्ट हैव आवर सिक्स्थ सेंस। तो एक और कहावत है इंग्लिश में, गॉड दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, ईश्वर मदद उन्हीं का करता है जो अपनी मदद खुद करता है। और इस प्रकार से हम इस कहानी में ये मेन थीम भी बताएं और अब हम लोग चलते हैं इस कहानी को पॉइंट वाइज समझने के लिए। इस कहानी में जिन मोड़ है उसको हम लोग अभी समझने की कोशिश करते हैं। मेन टर्निंग पॉइंट्स, मेन टर्निंग पॉइंट्स, मेन टर्निंग पॉइंट्स इन द स्टोरी, इन द स्टोरी। इस कहानी में जो मुख्य टर्निंग पॉइंट्स है हम उसको देखते हैं। अब हम लोग उसको देखते हैं। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि ये राइटर फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो है पढ़ लिख कर जब वो जॉब करने चलते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, पायलट बन जाते हैं। और पायलट कैसे जहाज़ का, फाइटर प्लेन का वो पायलट बन जाते हैं। तो इस कहानी में अब हम ये मेन पॉइंट्स देखते हैं। एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम इन फ्रांस, वो बहुत सारा समय अपना फ्रांस में गुजार चुके हैं। एंड ही विश्ड टू मीट हिज फैमिली एंड द फैमिली इन इंग्लैंड, सो ही मेड ए फ्लाइट एट नाइट एट 1:30 AM। फ्रांस में ये कुछ दिन अपना समय गुजार चुके थे और इनके मन में ये बात आई कि अब हम चलते हैं इंग्लैंड और अपने परिवार से मिलेंगे और फिर हम उनके साथ जलपान करेंगे बहुत अच्छा, और उनके साथ हम अच्छा खुशी भी महसूस करेंगे। इट वॉज हिज विश टू मीट हिज फैमिली लिव्ड इन इंग्लैंड एंड when he had this wish he had when he was in France for a long time on his duty. So then he decided to make a flight at night at 1:30 AM and he informed his office. और इस प्रकार से उन्होंने सूचना किया अपने ऑफिस में कि मैं फ्रांस से अपनी उड़ान भर रहा हूँ, समय 1:30 बजे का सुबह हो रहा है, और वो अपना फ्लाइट उड़ाना शुरू कर दिए। जब वो फ्रांस से अब फ्रांस पार करने ही वाले थे तो उन्होंने फिर अपने ऑफिस में, दफ्तर में बात किया और अपनी जहाज़ को एट 12 डिग्री पर उन्होंने अपने जहाज़ को दिशा दिया और वहाँ से अपना वो गति तेज़ किए। और इस प्रकार से कंट्रोल रूम में जो उन्होंने बातें करना था वो कर लिए और वो इंग्लैंड की ओर रवाना हो गए। फ्रांस से किधर निकल गए, इंग्लैंड की ओर रवाना हो गए। वो जब जहाज़ उड़ा रहे थे तो ही वॉज ड्रीमिंग। यहाँ ड्रीमिंग का अर्थ है आपको, उनके मन में बहुत सारे विश थे। विश क्या था कि अगली सुबह पहुँचेंगे इंग्लैंड और अपने परिवार के साथ मिलेंगे, वह जलपान करेंगे और काफ़ी खुशियाँ मनाएंगे। काफ़ी दिनों के बाद जा रहे हैं। तो वहाँ पर अब पेरिस वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर है और इस तरह से उनके अब जहाज़ में जो टैंक है, फ्यूल टैंक जो है, ईंधन है, वो अब कम है, वो ज़्यादा उनके पास नहीं है। और देखते क्या है कि एक और चीज़ देखते हैं कि अचानक उनके आसमान में ब्लैक स्टॉर्मी क्लाउड्स आ गया, काले रंग का तूफ़ान नुमा बादल मंडराने लगा और उनको कुछ भी अब दिखाई नहीं पड़ रहा था। फिर भी उनके मन में एक बात थी कि परिवार से मिलना है, जलपान करना है अगले दिन सुबह में और ढेर सारी खुशियाँ मनाना है, ये मन में बातें थी। अब ये सामने में जो विपरीत परिस्थितियाँ आ रही है वह है काले रंग का
तूफानी बादल जिसमें कुछ भी इनको दिख नहीं रहा है। और इस प्रकार से इस विषम परिस्थिति में भी वो डिसाइड लेते हैं कि मैं अपनी उड़ान को भरूंगा और मैं वापस नहीं जाऊंगा। वापस इसलिए नहीं जाएंगे पेरिस फिर कि उनके अब टैंक में उतने तेल भी नहीं है पीछे वापस जाने के लिए। कुछ देर और आगे बढ़ते हैं तो और क्या पाते हैं, विपरीत परिस्थिति। अभी तक तो दो आई अपोजिट सिचुएशन, एक तो आसमान में काले बादल छा गए, कुछ दिख नहीं रहा था। दूसरी चीज़ थी कि टैंक में तेल कम थे। तीसरी एक और दुर्घटना आई, विषम परिस्थिति आई, वो था कि अब वो रेडियो से बात नहीं कर सकते थे अपने स्टेशन पर। फिर उसके बाद एक और बात आई कि दिशा सूचक यंत्र जो था कंपास, वो फेल कर गया। तो रेडियो डेड कर गया, कंपास डेड कर गया, फ्यूल में टैंक कम है और फिर आसमान में बहुत सारे काले बादल छा गए हैं जिससे उनको रास्ता सूझ नहीं रहा है। ऐसी विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने डिसीजन लिया। ही डिसाइडेड टू मेक हिज फ्लाइट फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड एंड टू मीट हिज फैमिली एंड टू एंजॉय द ब्रेकफास्ट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ही विल ऑल्सो एंजॉय द हैप्पीनेस विथ हिज फैमिली। ये मन की इच्छा और सामने जो विषम परिस्थितियां हैं वो इन बीच से होकर उन्होंने निकला और अपनी उड़ान को जारी रखा। सडनली वो देखते क्या है, अब एक और टर्निंग पॉइंट आता है। अब वो देखते क्या है कि उनके सामने एक ब्लैक एरोप्लेन आ गया है। एक उनके मन में आभास होता है, इमेजिनेशन में आता है और वो ब्लैक एरोप्लेन इनको कह रहा है, मानो ऐसा कह रहा है, उनको फीलिंग हो रहा है कि फ्रेडरिक फॉर्सिथ, तुम अपने प्लेन को मेरे पीछे पीछे लेकर चलो, एक चाइल्ड की तरह, एक छोटा सा बच्चा ओबीडियंट जो होता है उस तरह से तुम मेरे पीछे पीछे चलो। और फ्रेडरिक फॉर्सिथ क्या करते हैं, एक छोटे से बालक की तरह अपने सामने वाले जो ब्लैक एरोप्लेन था उसके पीछे पीछे वो अपनी उड़ान शुरू करते हैं। और वो देखते क्या है कुछ देर के बाद कि उनकी जहाज़ अब आ गई है इंग्लैंड। और वो जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो वो खोजने निकलते हैं कि वो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कहाँ है जो मुझे उस विषम परिस्थिति से लेकर निकाल कर लाया है। वो खोजते हैं लेकिन मिलता नहीं है, ढूंढते हैं चारों तरफ, मिलता नहीं है। ऑफिस में जाते हैं और उस ऑफिस में जो एक महिला ड्यूटी कर रही थी उससे उन्होंने पूछा कि मेरे आने से पहले जो यहाँ एक जहाज़ आई है ब्लैक प्लेन, वो उसका पायलट कहाँ है। तो उस महिला ने बताया कि इस तूफ़ान में आपके सिवा और दूसरा कोई प्लेन यहाँ आया नहीं, तो पायलट मिलेगा कहाँ से। फिर राइटर कहता है कि दुख होता है कि मिलता तो मैं उसे थैंक यू करता, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तो राइटर जो है यहाँ क्या पाया, राइटर पाता है कि मुझे उस विषम परिस्थितियों से जो निकाल कर लाया वो कोई और नहीं, मेरा अपना एक कल्पना थी, मेरा अपना एक विल पावर था। और हो सकता है कि मेरी इस कल्पना एक सुपर नेचुरल पावर हो सकता है कि ये कल्पना जो ब्लैक एरोप्लेन था वो मेरा सिक्स्थ सेंस काम कर रहा हो, जो सामने एक प्लेन दिखाई पड़ा और मैं उसके पीछे पीछे निकल पड़ा। लेकिन इन रियलिटी देयर वाज नो प्लेन इन फ्रंट ऑफ ओल्ड डकोटा फ्लाइंग फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो फ्रेडरिक फॉर्सिथ जो प्लेन उड़ा रहे थे ओल्ड डकोटा, उसके आगे में कोई ब्लैक प्लेन नहीं था। सिर्फ इनके कल्पना में, जहन में ये बात बैठी हुई थी कि एक प्लेन उनके सामने है। लेकिन जब वो हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो वहाँ कोई प्लेन नहीं था। महिला ने इस बात को बताया और राइटर जो है काफ़ी सरप्राइज होता है अपने को उस विषम परिस्थिति से बाहर निकलते हुए और वहाँ पर पहुँचते हुए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में तालिबानियों के आ जाने से कितनी भगदड़ मची हुई है। बहुत सारे लोग वहाँ पर हवाई अड्डे के अगल बगल खड़े हैं, हज़ारों की संख्या में, 20,000, 25,000, 50,000 की संख्या में लोग खड़े हैं और अपनी अपने लक को आजमाइश कर रहे हैं एयरपोर्ट में चले जाने के लिए। और जब वो हवाई अड्डे के अंदर चले जाएंगे तो कोई ना कोई जहाज़ उन्हें वो वहाँ से निकाल करके ले चला जाएगा। तो ठीक यही घटना लोगों के मन में, जो यहाँ अफ़गानियों के मन में बैठा हुआ है कि हम लोग किसी तरह से हवाई अड्डे के अंदर प्रवेश कर जाएं और हम लोग अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे। तो ठीक उसी तरह से फ्रेडरिक फॉर्सिथ भी प्रयास किया
उस काले तूफ़ानी बादलों से बाहर निकलने का, और निकल भी गया। और आज भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे अफ़गानी पुरुष और महिलाएं भी इस उम्मीद में वहाँ से निकल कर आ गई, क्योंकि उनके मन में था कि हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो हम इस घटना को इससे भी जोड़ करके देख सकते हैं। तो इसी के साथ अभी मैं इस चैप्टर को फिनिश कर रहा हूँ, और आप लोग इसमें वीडियो को देखेंगे, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप उसको माइंड में रखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे, और घर पर बैठकर आपका जो ये कॉपी है उस पर लिखेंगे भी, और सामने में पुस्तक बुक रख करके आप उसको रीडिंग भी करेंगे। बहुत सारे पॉइंट्स आपको उसमें मिल जाएंगे। थैंक्स।